सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आपका इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड की कक्षा 9 हिंदी पुस्तक गोधूली पार्ट 2 भारत का पुरातत्व विद्यापीठ नालंदा के प्रश्न उत्तर को देखेंगे, जिसके लेखक का नाम है राजेंद्र प्रसाद। तो आइए देखें। प्रश्न 1, नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप में पर्वत और समुद्रों के उस पार तक फैल गई थी। इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, नालंदा में ज्ञान साधना के सुरभित पुष्प खिले हुए थे। एशिया महाद्वीप में विस्तृत भूभाग में विद्या संबंधी सूत्र भी उसके साथ जुड़े हुए थे। ज्ञान के क्षेत्र में देश और जातियों के भेद लुप्त हो जाते हैं। इन्हीं सब कारणों के कारण उपयुक्त बातें कही गई है। प्रश्न 2, मगध की प्राचीन राजधानी का नाम क्या था और वह कहाँ अवस्थित थी? उत्तर, मगध की प्राचीन राजधानी का नाम राजगृह था और वह 5 पर्वतों के मध्य में बसी हुई गिरिव्रज या राजगृह नाम से प्रसिद्ध थी। प्रश्न 3, बुद्ध के समय नालंदा में क्या था? उत्तर, बुद्ध के समय नालंदा के गांव में प्रवाजिकों का आम्रवन था। प्रश्न 4, महावीर और मेखली पुत्र गोसाल की भेंट किस उपग्राम में हुई थी? उत्तर, जैन ग्रंथों के अनुसार नालंदा के उपग्राम वाहिरिकी में महावीर और मेखली पुत्र की भेंट हुई थी। प्रश्न 5, महावीर ने नालंदा में कितने दिनों का वर्षावास किया था? उत्तर, महावीर ने नालंदा में 14 वर्षावास किए थे। प्रश्न 6, तारानाथ कौन थे? उन्होंने नालंदा को किसकी जन्मभूमि बताया है? उत्तर, तिब्बत के विद्वान इतिहास लेखक लामा तारानाथ तिब्बत के निवासी थे और उनके अनुसार नालंदा सारिपुत्र की जन्मभूमि थी। प्रश्न 7, एक जीवंत विद्यापीठ के रूप में नालंदा कब विकसित हुआ? उत्तर, नालंदा की प्राचीनता की अनुसूचित बुद्ध अशोक दोनों से संबंधित है, किंतु एक प्रमाणवत विद्यापीठ के रूप में उसके जीवन का आरंभ लगभग गुप्त काल में हुआ। प्रश्न 8, फाहियान कौन थे? वे नालंदा कब आए थे? उत्तर, फाहियान चीनी यात्री थे जो 4वीं सदी में नालंदा आए थे। उन्होंने सारिपुत्र के जन्म और परिनिर्वाण स्थान पर निर्मित स्तूप के दर्शन किए हैं। प्रश्न 9, हर्षवर्धन के समय में कौन चीनी यात्री भारत आया था? उस समय नालंदा की दशा क्या थी? उत्तर, हर्षवर्धन के समय 7वीं सदी में युआंग चान भारत आए थे। उस समय नालंदा अपनी उन्नति के शिखर पर था। प्रश्न 10, नालंदा के नामकरण के बारे में किस चीनी यात्री ने किस ग्रंथ के आधार पर क्या बताया है? उत्तर, चीनी यात्री युआंग चान ने एक जातक कहानी का हवाला देते हुए बताया है कि नालंदा का यह नाम इसलिए पड़ा था कि यहाँ अपने पूर्व जन्म में उत्पन्न भगवान बुद्ध को तृप्ति नहीं होती थी। प्रश्न 11, नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ है? उत्तर, नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म जनता के उदार दान से हुआ। कहा जाता है कि इसका आरंभ 500 व्यापारियों के दान से हुआ था, जिन्होंने अपने धन से भूमि खरीदकर बुद्ध को दान में दी थी। प्रश्न 12, यशोवर्मन के शिलालेख में वर्णित नालंदा का अपने शब्दों में चित्रण कीजिए। उत्तर, 8वीं सदी के यशोवर्मन के शिलालेख में नालंदा का बड़ा भव्य वर्णन किया गया है। यहाँ के विहारों की पंक्ति के ऊंचे ऊंचे शिखर आकाश में मेघों को छूते थे। उनके चारों ओर नीले जल से भरे हुए सरोवर थे, जिनमें सुनहरे और लाल कमल तैरते थे। बीच बीच में संघन आम्रकुंज की छाया थी। यहाँ के भवनों के शिल्प और स्थलपत्र को देखकर आश्चर्य होता था। उनमें अनेक प्रकार के अलंकरण और सुंदर मूर्तियाँ थीं। यो तो भारतवर्ष में अनेक संघाराम है, किंतु नालंदा उन सब में द्वितीय है। प्रश्न
13। ईर्ष्यंग कौन था? उसने नालंदा के बारे में क्या बताया है? उत्तर, ईर्ष्यंग चीनी यात्री था। उसके समय में नालंदा बिहार में 300 बड़े कमरे और 8 मंडपें थी। पुरातत्व विभाग की खुदाई में नालंदा विश्वविद्यालय में जो अवशेष यहाँ प्राप्त हुए हैं, उनसे इन वर्णनों की सच्चाई प्रकट होती है। प्रश्न 14। विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध का कोई एक उदाहरण दीजिए। उत्तर, विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय का जो संबंध था, उसका स्मारक एक ताम्रपत्र खुदाई में मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि स्वर्णद्वीप के शासक शैलेंद्र सम्राट श्री बालपुत्र देव ने मगध के सम्राट देवपाल देव के पास अपना दूत भेजकर यह प्रार्थना की कि उनकी ओर से 500 गांवों को दान नालंदा विश्वविद्यालय को दिया जाए। ताम्रपत्र के अनुसार नालंदा के गुणों के आकृष्ट होकर यवद्वीप के सम्राट बालपुत्र ने भगवान बुद्ध के प्रति भक्ति प्रदर्शित करते हुए नालंदा में एक बड़े विहार का निर्माण करवाया। प्रश्न 15। नालंदा में किन 5 विषयों की शिक्षा अनिवार्य थी? उत्तर, नालंदा का शिक्षाक्रम बड़ी व्यवहारिक बुद्धि से तैयार किया गया था। मूल रूप में 5 विषयों की शिक्षा वहाँ अनिवार्य थी। शब्द विद्या या व्याकरण, जिससे भाषा का समग्र ज्ञान प्राप्त हो सके। हेतु विद्या या तर्क शास्त्र, जिससे विद्यार्थी अपनी बुद्धि की कसौटी पर प्रत्येक बात को परख सके। चिकित्सा विद्या, जिससे सीख कर छात्र स्वयं स्वस्थ रह सके एवं दूसरों को भी निरोग बना सके। शिल्प विद्या, एक न एक शिल्प को सीखना यहाँ अनिवार्य था, जिससे छात्रों में व्यवहारिक और आर्थिक जीवन में स्वतंत्रता आ सके। इसके अतिरिक्त अपनी रुचि के अनुसार लोग धर्म और दर्शन का अध्ययन करते थे। प्रश्न 16। नालंदा में के कुछ प्रसिद्ध विद्वानों की सूची बनाइए। उत्तर, जिस समय धर्मपाल इस संस्था के कुलपति थे, उस समय शीलभद्र, ज्ञानचंद, प्रभामित्र, स्थिरमती, गुणमती आदि अन्य आचार्य युआंग के समकालीन थे। प्रश्न 17। शीलभद्र से युआंग की क्या बातचीत हुई? उत्तर, जब युआंग नालंदा से विदा होने लगे, तब आचार्य शीलभद्र एवं अन्य भिक्षुकों ने उनसे यहाँ रह जाने के लिए अनुरोध किया। युआंग ने उत्तर में यह वचन कहे, यह देश बुद्ध की जन्मभूमि है, इसके प्रति प्रेम न हो सकना असंभव है, लेकिन यहाँ आने का उद्देश्य यही था कि अपने भाइयों के हित के लिए मैं भगवान के महान धर्म की खोज करूं। मेरा यहाँ आना बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हुआ है। अब यहाँ से वापस जाकर मेरी इच्छा है कि जो मैंने पढ़ा है उसे दूसरों के हितार्थ बताऊं और अनुवाद रूप में लाऊं, जिसके फलस्वरूप अन्य मनुष्य भी आपके प्रति उसी प्रकार कृतज्ञ हो सके जिस प्रकार मैं हूँ। इस उत्तर में शीलभद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई और उनके ने कहा, यह उदात्त विचार तो बोधिसत्वों जैसे हैं। मेरा हृदय भी तुम्हारी संदासाओं का समर्थन करता है। प्रश्न 18। विदेशियों में ज्ञान प्रसार के क्षेत्र में नालंदा के विद्वानों के प्रयासों के विवरण दीजिए। उत्तर, पहले तो तिब्बत के प्रसिद्ध सम्राट त्सोंगछेन गोप्पो 1930 ईस्वी ने अपने देश में भारतीय लिपि और ज्ञान का प्रचार करने के लिए अपने यहाँ के विद्वान थेनी मास्ट्रोमोट को नालंदा भेजा, जिसने आचार्य देव विद्वसिंह के चरणों में बैठकर बौद्ध और ब्राह्मण साहित्य की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद 8वीं सदी में नालंदा के कुलपति आचार्य शांति रक्षित तिब्बती सम्राट के आमंत्रण पर उस देश गए। नालंदा के तंत्र विद्या के प्रमुख आचार्य कमरनशील भी तिब्बत गए थे। इन विद्वानों में आचार्य ब्रह्म
संभव 749 ईस्वी और दीपशंकर श्री ज्ञान अतीश 980 ईस्वी के नाम में उल्लेखनीय हैं। प्रश्न 19, ज्ञान दान की विशेषता क्या है? उत्तर, ज्ञान के क्षेत्र में जो दान दिया जाता है वह सीमा रहित और आनंद होता है। न उसके बांटने वालों को तृप्ति होती है और न उनसे लेने वाले को। यही ज्ञान दान की विशेषता कही गई है।